हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड की भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहता है आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के हमारे थर्ड सेमेस्टर की नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट का यूनिट नंबर सेकंड के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर सेकंड 19वीं सदी में सुधारवाद और प्रतिवाद, 19वीं सदी में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के अध्ययन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, 19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, अंग्रेजों की सत्ता थी, समाज अंधविश्वास और कुरीतियों से घिरा हुआ था और बदलाव की हर छोटी सी चिंगारी को दबाने की कोशिश हो रही थी। तो लेकिन इन्हीं अंधेरों में कुछ ऐसे लोग उठे जिन्होंने कहा अब बदलाव जरूरी है। तो यही कहानी है भारत में सुधारवाद और प्रतिवाद की, यानी वो सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक आंदोलन जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी भारत में गहरे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। तो स्टूडेंट, 19वीं शताब्दी का भारत सिर्फ राजनीतिक गुलामी में नहीं बल्कि सामाजिक जंजीरों में भी कैद था। औपनिवेशिक शासन, पश्चिमी शिक्षा और नए विचारों ने पारंपरिक समाज को चुनौती दी। इस काल में कई सुधार आंदोलनों का उदय हुआ जिनका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, शिक्षा का प्रसार, धर्म की शुद्धता और पुनर्व्याख्या। तो स्टूडेंट, सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, छुआछूत और महिलाओं की स्थिति सब कुछ सुधार की मांग कर रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विचार और नए सामाजिक संवादों ने इस नींद में सोए समाज को झकझोर दिया और इसी से जन्म हुआ सुधार आंदोलनों का युग, जिनका लक्ष्य था समाज को नए युग की ओर ले जाना। तो इन आंदोलनों ने भारत में आधुनिक चेतना और राष्ट्रवाद की नींव रखी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रारंभिक औपनिवेशिक दौर का। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक औपनिवेशिक दौर के बारे में, जो कि हमारे 1780 से 1830 तक चला। तो स्टूडेंट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन संभाला तो शुरू हुए वो समाज के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दृष्टिकोण गैर हस्तक्षेप से हस्तक्षेप की ओर, ओरिएंटलिस्ट और मिशनरी विद्वानों की भूमिका। तो स्टूडेंट, शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी समाज के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शासन सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान से भी किया जा सकता है। तो इसलिए सामने आए दो वर्ग, ओरिएंटलिस्ट और मिशनरी विद्वान। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि भारतीय परंपरा और संस्कृत शिक्षा को बनाए रखा जाए। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे संस्थान खोले। तो संस्थान में देखें तो एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज। मिशनरी विलियम कैरी, शिक्षा, मुद्रण व अनुवाद का प्रसाद, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। दूसरी ओर हमारे मिशनरी विद्वान जैसे कि विलियम कैरी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे विलियम कैरी जी है। तो इन्होंने बाइबिल के अनुवाद के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के प्रचार में भी योगदान दिया, यानी कि सुधार की नींव जो थी वो शिक्षा से ही रखी गई। तो स्टूडेंट, यही था हमारा प्रारंभिक औपनिवेशिक दौर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा शिक्षा और परिवर्तन का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा और परिवर्तन के बारे में। तो 1813 के एक्ट से पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो लेकिन सवाल था कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो 1813 का चार्टर एक्ट शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, बैच थी ओरिएंटलिस्ट संस्कृत फारसी आधारित शिक्षा। तो एक और तो थे हमारे ओरिएंटलिस्ट जो कि संस्कृत और फारसी पर आधारित पारंपरिक शिक्षा चाहते थे। दूसरी ओर एंगिसिस्ट, अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान। तो दूसरी ओर थे एंगिसिस्ट जो अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान को प्राथमिकता दे रहे थे।
1835 मैकाले का मिनट अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। तो 1835 में मैकाले की प्रसिद्ध मिनट आई जिसमें कहा गया कि भारत में ऐसी शिक्षा हो जो अंग्रेजी जैसी सोच पैदा करे। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षित नया वर्ग, परंपरागत शिक्षा कमजोर। तो परिणाम ये ही हुआ कि एक नया वर्ग उभरा, अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग, और ये वर्ग आगे चलकर भारतीय समाज में आधुनिकता का वाहक बना। तो स्टूडेंट यही था हमारा शिक्षा और परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था पारंपरिक सुधार आंदोलन। तो अब हम बात कर लेते हैं पारंपरिक सुधार आंदोलनों के बारे में जो कि हमारे 1820 से 1870 तक चले। तो स्टूडेंट अब समाज में जागरूकता बढ़ने लगी थी। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे यंग बंगाल आंदोलन डेरिजियो के बारे में। अंधविश्वास, जातिवाद और बाल विवाह का विरोध, सीमाएं उच्च जाति शहरी वर्ग तक सीमित। तो स्टूडेंट यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी डेरोजियो ने कहा, अंधविश्वास और कुरीतियों को तोड़ो और तर्क व विज्ञान की रोशनी अपनाओ। तो उन्होंने बाल विवाह और मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन आंदोलन सीमित था, सिर्फ शिक्षित शहरी वर्ग तक ही यह आंदोलन था। सेकंड आता है हमारा वैज्ञानिक तर्कवाद। वैज्ञानिक तर्कवाद में देखें तो मेडिकल व फिजिकल सोसाइटी, विज्ञान कला, प्रेस का प्रसार, परंपरा व आधुनिकता का मेल। तो इसी बीच वैज्ञानिक तर्कवाद का दौर आया जिसमें मेडिकल सोसाइटी, साइंस क्लब और प्रिंटिंग प्रेस के जरिए समाज में तर्क और विज्ञान की चेतना फैली। तो स्टूडेंट यही था हमारा प्रारंभिक सुधार आंदोलन जो कि 1820 से 1870 के बाद चला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों को लेकर। तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में बात करें तो अब सुधार की जो लहर है वो पूरे देश में फैल गई थी। सबसे पहला हमारा आता है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय 1828। एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध। बाद में विभाजन, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो स्टूडेंट 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे राजा राम मोहन राय जी है। तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, मूर्ति प्याज पूजा त्यागो। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और महाराष्ट्र में बात कर लेते हैं अब हम। तो महाराष्ट्र में देखें तो हमें प्रार्थना समाज 1867 मिला, भक्ति और सुधार का मेल। साथ ही नेताओं में एम जी रनाडे, आर जी भंडाकर, स्त्री शिक्षा, विधवा व विवाह, जाति सुधार। तो स्टूडेंट महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज बना। एम जी रनाडे और आर जी भंडाकर ने सामाजिक सुधार और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद थर्ड हमारा आता है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। नारा वेदों की ओर लौटो, जाति भेद, मूर्ति पूजा का विरोध, शुद्धि आंदोलन, डीएवी स्कूल और गुरुकुलों की स्थापना। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेद का विरोध किया और डीएवी स्कूल और गुरुकुलों की स्थापना से शिक्षा का प्रसार किया। तो यही थे हमारे आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ सामाजिक आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक सुधार और कानून का लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक सुधार एवं कानून। तो स्टूडेंट सुधार सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कानूनों का रूप भी ले लिया। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है सती प्रथा उन्मूलन 1829, राजा राम मोहन राय व बेंटिक। तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड बेंटिक के प्रयासों से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, ईश्वरचंद विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम आया। उसके बाद आयु सहमति अधिनियम 1891, बाल विवाह पर रोक। तो 1891 में आयु सहमति अधिनियम जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई। इसी के साथ साथ स्त्री शिक्षा, बाल हत्या, दहेज पर भी सुधार। तो महिलाओं की शिक्षा, दहेज और भ्रूण हत्या के खिलाफ भी अभियान चलाए गए। ये सारे प्रयास समाज को नया चेहरा देने की दिशा में कदम थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा सामाजिक सुधार एवं कानून। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सीमाएं को लेकर आता है। तो हर आंदोलन की कुछ न कुछ सीमाएं थी, तो उन सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरी, उच्च जाति व शिक्षित वर्ग तक। तो इन सुधार आंदोलनों का जो असर है वो मुख्यतः शहरी, उच्च जाति और शिक्षित वर्ग तक सीमित था। ग्रामीण व निम्न वर्गों तक सीमित पहुंच। तो ग्रामीण भारत, निचली जाति और महिलाओं तक इनकी पहुंच बहुत सीमित रही। कई बार स्त्री पुरुषन पर दृष्टिकोण अक्सर पितृसत्तात्मक, तो कई बार सुधारक स्वयं भी पितृसत्तात्मक सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। परंपरा बनाम आधुनिकता का संघर्ष, और यही आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी रही।
तो स्टूडेंट यही थी हमारी कुछ सीमाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा प्रभाव और विरासत का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रभाव और विरासत को लेकर। तो स्टूडेंट फिर भी इन आंदोलनों की जो विरासत है वो बहुत बड़ी थी। नए शैक्षिक व सामाजिक संसाधनों की स्थापना, तो उन्होंने भारत में आधुनिक चेतना को जन्म दिया। नई शैक्षिक संस्थाएं बनी, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की बात शुरू हुई। स्त्रियों की शिक्षा व अधिकारों की शुरुआत, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष, समाज में सुधार की लहर उठी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी। तो राष्ट्रीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार, तो जब लोगों ने अन्याय को चुनौती देना सीखा तो उसी से स्वतंत्रता की आवाज निकली। तो स्टूडेंट यही था हमारा प्रभाव और विरासत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी के सुधार और प्रति सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में नई चेतना और आत्म मंथन को जन्म दिया। तो स्टूडेंट 19वीं सदी का दौर भारत के इतिहास का मोड़ था। इन सुधार आंदोलनों ने हमें सिखाया कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को पहचानने का साहस रखे। तो इन्हीं प्रयासों ने सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी और महिलाओं व वंचित वर्गों के अधिकारों की चर्चा शुरू करी। तो सती विवाह, बाल विवाह, अस्पृश्यता, ये सब केवल बुराइयां ही नहीं थी, ये वो जंजीरें थी जो हमारी आत्मा को बांधती थी और सुधारकों ने वो जंजीरें तोड़ी। इसलिए कहा जा सकता है कि इन आंदोलनों ने भारत को आज़ादी से पहले ही आज़ाद सोच दी। यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो यद्यपि इनकी सीमाएं भी थी, शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित थी, परंतु इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी आंदोलनों की नींव रखी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट होती है। तो यही था हमारा सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी थर्ड यूनिट के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।